नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज स्टार्ट कर चुके उसका आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड लेक्चर में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। इसे हम होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। तो आज हम एनालिटिक फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन, इसकी रिलेटेड थ्योरम और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो रेगुलर फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन है वो क्या होगा? कोई एक मानी फलन। ओके, क्या है? एक मानी फलन होना चाहिए। एक मानी फलन, इसका मतलब यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, उस फंक्शन की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। कोई एक मानी फलन है, वो किसी प्रांत डी में, जिसका भी हमें बात करनी है कि हाँ उस प्रांत में वो विश्लेषिक फलन होगा या नहीं होगा। तो प्रांत डी में, और प्रांत बोलते हैं हम डोमेन, प्रांत बोलते हैं हम डोमेन। तो कोई एक मानी फलन है, किसी प्रांत डी में अवकलनीय फलन हो और उस प्रांत में उस फलन का मान एग्जिस्ट करे। ओके, उस फलन में, उस फंक्शन का उस डोमेन में मान एग्जिस्ट करना चाहिए, एक मानी फलन होना चाहिए और उसका अवकलन या डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट हो, विद्यमान हो, तो उसे बोलते हैं हम विश्लेषिक फलन। अब जैसे एग्जांपल्स की बात करें हम, 1 अपॉन में z-1, ये कोई फंक्शन है हमारा z का, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। क्लियरली दिख रहा है हमें, ये एक मानी फलन भी है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? उस प्रांत में, जिस प्रांत में हम इसको विश्लेषिक फलन बता रहे हैं, उस प्रांत में ये क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। तो यदि हम यहां देखें कि यदि हमने z का मान 1 चूज कर लिया, तो जैसे ही हम z का मान 1 चूज करेंगे तो ये बनेगा इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव बनेगा। इसका मतलब इसका जो मान है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये z बराबर 1 के अतिरिक्त सभी जगह विश्लेषिक फलन होगा। तो ये z नॉट इक्वल 1 के ऊपर क्या है? एक विश्लेषिक फलन है। तो विश्लेषिक फलन हम किसे कहते हैं? एक मानी फलन होना चाहिए, प्रांत डी में वो विद्यमान होना चाहिए और उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। ओके, इसे हम एनालिटिक, होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद में आती है आपके कॉची-रीमान समीकरण। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉची-रीमान समीकरण। कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है? कॉची-रीमान समीकरण होती है हमारी डेल u डेल v। ओके, एक ये होगी हमारी और एक होगी हमारी ये वाली डेल u डेल v। ओके, इसको अक्सर कंफ्यूजिंग रहता है, कहां माइनस कहां प्लस। तो आज हम जिस ट्रिक से इसको पढ़ेंगे उसके बाद में फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली, आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। डेल u डेल v, डेल u डेल v हमने लिख दिया। ये जो u और v है क्या? u और v जो हम फंक्शन लेते हैं f ऑफ z, ये हमारा u x y प्लस आयटा v x y का होता है। ओके, जो हम फंक्शन लेते हैं z वो ये इस प्रकार से होता है। तो u क्या है? इसका रियल पार्ट है और v क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है f ऑफ z का। तो यहाँ u और v है, u और v है। हमें करना क्या है? u और v दोनों ही किस किस के फंक्शन है? x और y के। तो x और y के रेस्पेक्ट में इनके हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने होंगे। तो u
यदि हम अल्फा बीटा की बात करें, एबीसीडी के जो सीक्वेंस है क्रम, उस क्रम के अकॉर्डिंग यदि हम चल रहे हैं तो साइन पॉजिटिव होगा, यदि हम उस क्रम के अपोजिट चल रहे हैं तो साइन नेगेटिव आएगा। यू एबीसीडी में पहले आता है और एक्स भी क्या होगा हमारा पहले आता है और वाई हमारा बाद में आता है। तो पहले का पहले के साथ, बाद वाले का बाद के साथ हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा। यहां यदि हमने इसको चेंज कर दिया, ये पहले है इसको बाद के रेस्पेक्ट में किया, ये बाद वाला है इसको पहले के रेस्पेक्ट में किया, तो इक्वल तो आएगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यहां माइनस आएगा। अब वो माइनस हम यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, दोनों साइड में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में एक तरफ हमें क्या लगाना होगा, माइनस साइन लगाना होगा। ये होती है हमारी कॉची-रीमान समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में, और इसके बाद हम पोलर फॉर्म को डिफाइन भी करेंगे, उसकी इक्वेशंस क्या होगी उसको एक्सप्लेन करके, और वो डेरिवेशन हम लेकर के आएंगे। तो कार्टेशियन की आप याद रखेंगे, यू वी, यू पहले आता है, वी बाद में आता है, एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, पहले का पहले के साथ, बाद का बाद के साथ, तो इक्वल आ गया। यदि हमने क्रम चेंज कर दिया, पहले का बाद में, बाद का पहले, तो इक्वल तो आएगा लेकिन साइन किसका आ जाएगा हमारा नेगेटिव। ओके, तो विश्लेषिक फलन, कॉची-रीमान समीकरण, अब इनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं और जो एग्जांपल्स हैं वो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। अब जो थ्योरम है वो थ्योरम हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी 13 एंड 14 एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 18 में पूछी गई है। थ्योरम है फलन f ऑफ z इक्वल्स टू, ओके, ये हमें f ऑफ z की वैल्यू दी हुई है uxy प्लस आयता vxy के किसी प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन D में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं, और ये कॉची-रीमान समीकरण होती है, अभी हमने इसको पढ़ा था। तो इसमें प्रांत, डोमेन और रेंज होते, वो हमारे फंक्शंस के अंदर होती है। ये हमारे पास में दो सेट हैं, ये हमारा a और b है, और इससे यदि कोई किसी मैप के द्वारा हम इसे जॉइंट कर दें तो इसके जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये कहलाएंगे हमारे प्रांत या डोमेन। ओके, ये कहलाते हैं हमारे प्रांत या डोमेन, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स के अंदर ये हमारे होते हैं, ये हमारे कोडोमेन कहलाएंगे, जिस पर इसकी मैप जाती है वो हमारे रेंज कहलाते हैं। तो ये हमारे कोडोमेन का हो गया, और सपोज करो ये हमारे पास में यहां तक आए तो 1 और 2 3 इसकी हो गई रेंज। ओके, तो ये हमारे डोमेन, कोडोमेन और रेंज होते हैं। तो इस डोमेन की बात कर रहा है यहाँ, इस डोमेन को हम D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई फंक्शन है f ऑफ z, ओके, uxy प्लस आयता vxy, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। D में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u और v कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। ये इसका आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त प्रतिबंध नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि कोई फंक्शन विश्लेषित फलन होगा यदि वो कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो ये इसका आवश्यक प्रतिबंध कह रहा है। इसका मतलब यदि वो कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है तो जरूरी नहीं वो विश्लेषित फलन हो, मतलब कन्वर्जली ये नहीं कह रहा कंफर्मली, ये केवल ये कह रहा है कि विश्लेषित फलन है तो वो कॉची-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने विश्लेषित फलन की अभी हमने डेफिनेशंस देखी थी। विश्लेषित फलन एक मान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डोमेन में परिभाषित होना चाहिए और उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। ओके, तो कह ही दिया इसने कि f ऑफ z क्या है, D में विश्लेषित फलन है, इसका मतलब D के अंदर ये अवकलनीय होगा,
और डी के अंदर अवकलनीय है, इसका मतलब हम जानते हैं कोई भी फंक्शन अवकलनीय तभी होगा जब उसका यूनिक मान हो। ये हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ एक तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यूनिक होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। तो हम इसकी डिफरेंशिएशन की कंडीशंस लेकर के चलेंगे। और कल हमने डिफरेंशिएशन के 2 फॉर्मूलेस देखे थे और मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना हो, अदरवाइज हम कौन सा करेंगे, सेकंड वाला। तो आज हम सेकंड वाला फॉर्मूला ही लेकर के चल रहे हैं और उससे हम इसको वेरी इजी वे में हम इसको प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, प्रूव कर रहे हैं हम इसे। देखो एफ ऑफ जेड क्या है हमारे पास में, यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन है। अतः एफ डैश जेड विद्यमान होगा। हम जानते हैं कि जो भी एनालिटिक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होगा और एफ डैश जेड का मान हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल जेड। ओके, ये इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब यहाँ हमें एफ ऑफ जेड का ये मान दिया हुआ है, तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड क्या बनेगा, यहाँ x प्लस डेल एक्स आ जाएगा, यहाँ y प्लस डेल वाई आ जाएगा, यहाँ x प्लस डेल एक्स आ जाएगा, यहाँ y प्लस डेल वाई आ जाएगा। और एफ ऑफ जेड में ये कंप्लीट है, तो ये बनेगा हमारा लिमिट डेल जेड। अब जैसे हमें डेल जेड को हम x और y में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिमिट भी हमारी किस में चेंज होगी, डेल x टेंड्स टू 0 डेल y टेंड्स टू 0। ओके, ये कल हमने देख लिया था कि डेल जेड डेल x प्लस आयटा डेल y के इक्वल होता है। तो डेल जेड 0 तभी जाएगा जब डेल x और डेल y दोनों अलग अलग 0 के ऊपर जाते हैं। ये हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। यहाँ ये बनेगा हमारे पास में एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई प्लस आयटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। ये आ गया हमारा एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड का मान माइनस एफ ऑफ जेड का मान हमारा जो दिया हुआ है यू एक्स वाई और ये माइनस है तो आयटा भी हमारा माइनस में आ जाएगा, वी एक्स वाई अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें, अपॉन में हमें डेल जेड दिया हुआ है। इस डेल जेड को भी हम किस में चेंज करेंगे, डेल एक्स डेल वाई में। तो ये बनेगा डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई। ओके, यहां तक क्लियर है। यहां तक हमने डेल जेड की कंडीशंस लिखी है। एफ ऑफ जेड के अंदर हमने एफ ऑफ जेड की जो हमें दी हुई है वैल्यू, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट अप की है। अब यहाँ हम जानते हैं, कल भी हमने लिया था कि इसमें रियल और इमेजिनरी एक्सेस होते हैं, तो ये फंक्शन यूनिक है। इसका मतलब ये चाहे रियल एक्सेस 0 की ओर आए या फिर इमेजिनरी एक्सेस 0 की ओर आए, इसका मान कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए यदि ये डिफरेंशिएबल है। और ये डिफरेंशिएबल है क्योंकि हमने माना है। और हमने क्यों माना है, क्योंकि यहाँ इसने क्या दे दिया, विश्लेषिक। और हम जानते हैं कि एवरी विश्लेषिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। तो ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब यहां हमें इसकी 2 कंडीशंस लेकर के चलनी है। केस फर्स्ट, ओके, हम यहां 2 कंडीशंस लेकर के चल रहे हैं। केस फर्स्ट, जब डेल जेड वास्तविक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, तब डेल जेड, ये हमने कल देख लिया था कि जब ये वास्तविक अक्ष ही इसने बोल दिया तो डेल वाई हमारा 0 होगा और डेल जेड किसके इक्वल होगा, डेल एक्स के।
और डेल वाई हमारा क्या होगा 0। ओके, तो अब हम इस फॉर्मूले से इसकी जो वैल्यू देखें तो यहां तो हमारे पास में एफ डैश जेड होगा इक्वल में हमने डेल वाई 0 ले लिया, तो यहां लिमिट की कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट वो 0 होगा, केवल लिमिट किसकी रहेगी यहां डेल एक्स की। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहां डेल वाई वाले कंडीशन से 0 हो जाएगी, केवल डेल एक्स बचेगा हमारा u एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस आयटा v एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आयटा v एक्स वाई अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में ये डेल वाई 0 हो गया क्योंकि डेल वाई 0 है, केवल डेल x बचेगा। अब हमने क्या किया, u को हमने एक जगह किया और v को हमने एक जगह किया, तो ये बना हमारा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, यहां u x प्लस डेल x y और माइनस का ये u x y अपॉन में ये डेल x। फिर वापस से हमने लिमिट अप्लाई की, देखो यहां भी आयटा है यहां भी आयटा है, तो हमने क्या किया, आयटा हमने कॉमन ले लिया और लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, यहां बचा हमारे पास में v x प्लस डेल x y माइनस v x y अपॉन में डेल x। ओके, हमने u को और v को सेपरेट कर लिया। हम जानते हैं कल भी हमने डिस्कस किया था लिमिट प्लस माइनस में अलग अलग हो जाती है, मल्टीपल डिवाइड में भी हो जाती है। अब यहाँ ये देखो u है और u का किस में चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है, और u किसका फंक्शन है, x और y का, एक से ज्यादा फंक्शन है, तो क्या आता है, हम एक तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन देखते हैं और एक टोटल डिफरेंशिएशन देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम तब यूज में करते हैं जब जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स का होता है। तो यहाँ ये जो फंक्शन है ये एक से ज्यादा वेरिएबल्स का है, x का और y का, तो यहाँ पार्शियल आएगी, यहाँ भी हमारा पार्शियल आएगा। बट यहाँ ये जो f ऑफ z है इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो f ऑफ z केवल z का ही फंक्शन है, z प्लस डेल z, हम उसको uv में नहीं कन्वर्ट कर रहे, केवल z में। तो यहाँ तो ये f डैश आ रहा है, यहाँ क्या आएगा हमारा पार्शियल में आएगा, तो ये बना हमारे पास में f डैश z इक्वल्स टू, ये पार्शियल में किसके अंदर, x के अंदर, तो ये बनेगा डेल u डेल x और ये प्लस आयोटा डेल v डेल x, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन नंबर ये जो दे रहे हो इसे आप फर्स्ट दे दो और इसको आप सेकंड दे दो। अब हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड है हमारे पास में, केस सेकंड के अंदर अब इस बार हमने यहां वास्तविक की जगह हमने क्या ले ली, काल्पनिक अक्ष, इमेजिनरी अक्ष ली हमने। तो जब डेल जेड काल्पनिक अक्ष या इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होता है, मतलब ये टेंस है, अग्रसर मतलब टेंस, अग्रसर होता है, तब हमारा अब चेंज हो जाएगा, डेल जेड हमारा किसके इक्वल होगा। अब देखो इसने क्या कहा है, काल्पनिक अक्ष, इसका मतलब इमेजिनरी अक्ष, y वाली हमारी इमेजिनरी x होती है और हम जानते हैं कि y के ऊपर x का मान 0 होता है, और कल भी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ डेल z का मान क्या आएगा, आयटा डेल y, और ये जो डेल x है वो क्या बनेगा हमारा 0। अब ये कंडीशंस हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, f डैश z इक्वल्स टू लिमिट मैंने बताया था कल भी, लिमिट में आयटा डेल y नहीं लगाएंगे, केवल डेल y लेंगे हम, लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, डेल y टेंड्स टू 0, यहां बनेगा u x y प्लस डेल y प्लस आयटा v x y प्लस डेल y माइनस u x y माइनस आयटा v x y अपॉन में चल रहा है
अब अपॉन में ध्यान में रखना, यहाँ डेल वाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डेल जेड का मान है, ये 0 बनाए तो क्या आएगा हमारा आयोटा डेल वाई आएगा। क्या आएगा? आयोटा डेल वाई। अब इसे हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0। यहाँ हम u को अलग कर लें और v को हम अलग करें तो ये बनेगा हमारे पास में, देखो ये आयटा है, इस आयटा को हम बाहर लिख सकते हैं 1 अपॉन में आयटा u एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस u एक्स वाई अपॉन में क्या है, आयटा तो हमने कॉमन ले लिया डेल वाई। ओके, और ऐसे हम v के लिए लेंगे तो देखो v में यहाँ आयटा है, ये इस आयटा को कैंसिल कर देगा तो प्लस लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0, डेल वाई टेंड्स टू 0, ये बनेगा हमारा v एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस v एक्स वाई अपॉन में डेल वाई। ओके, जैसे हम यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, हमारे पास f डैश z का मान आ गया, ये तो बना हमारा 1 अपॉन में आयटा, तो 1 अपॉन में आयटा ये बन गया, देखो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में है, तो 1 अपॉन में आयटा डेल u अपॉन में डेल y प्लस यहाँ आयटा से आयटा कैंसिल हो गया डेल v डेल y। ओके, इसे दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ हमने क्या कहा है, यहाँ हमने कहा है इसे एनालिटिक फंक्शन, और एनालिटिक फंक्शन है दैट मींस एनालिटिक फंक्शन में जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। इसका मतलब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड यूनिक कब होंगे, जब ये एक मानी होंगे, मतलब इनका एक ही मान हो, इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे तभी तो एक मानी होंगे। तो समीकरण सेकंड एंड थर्ड से, तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमारे पास में क्या वैल्यू आई, डेल u डेल x प्लस आयटा डेल v डेल x इक्वल्स टू, देखो नीचे जो आयटा होता है उसे हम नीचे नहीं लेंगे, तो इसे हम ऊपर नीचे आयटा से यदि मल्टीपल करेंगे तो ऊपर आयटा आ गया, नीचे आयटा को आयटा से मल्टीपल करेंगे तो आयटा स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा माइनस आयटा डेल u डेल y प्लस डेल v डेल y। अब दोनों साइड हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, इधर रियल है डेल u डेल x और इधर रियल क्या है डेल v डेल y। ओके, ऐसे ही हम इमेजिनरी की बात करें तो यहाँ आयटा ये बनेगा हमारा डेल v डेल x इक्वल्स टू माइनस डेल u डेल y। ओके, ये हमारे पास में नेक्स्ट आ गई, तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो ये होती है हमारी कोशी-रीमान समीकरण। तो यदि कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन है तो वो कोशी-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है, ये हमने यहाँ प्रूव किया। अब ये थ्योरम ये नहीं कह रही कंफर्मली कि यदि कोई फंक्शन कोशी-रीमान समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है तो वो विश्लेषिक फलन होगा। नेक्स्ट थ्योरम इसके पर्याप्त प्रतिबंध या सफिशिएंट कंडीशंस के ऊपर है। थ्योरम जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में पूछी गई है, इसमें हमें f ऑफ z का मान uxy प्लस आयटा vxy दिया हुआ है, प्रांत d में डिफाइन है, तब फलन f ऑफ z प्रांत d में विश्लेषिक फलन होता है यदि uxy vxy के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज। ओके, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, कंटिन्यूअस है तथा कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। तो हमने देखा आवश्यक प्रतिबंध, यदि एनालिटिक फंक्शन है तो कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, लेकिन इसका कन्वर्जली हमेशा ट्रू हो ये जरूरी नहीं। दैट मींस यदि आंशिक वो
कॉची रीमान समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन f ऑफ z विश्लेषिक फलन हो ये पर्याप्त नहीं है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशंस और होनी चाहिए। कौन सी? प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज, किसके? u और v के। तो u और v के जो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी प्रांत d में कैसे होने चाहिए? एग्जिस्ट होने चाहिए। ये दोनों कंडीशंस यदि सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन तो वो फंक्शन कैसा होगा? हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा। ओके, तो ये है हमारे पास में कंडीशंस, तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो अब देखो हम जानते हैं क्या, हम एक फॉर्मूले से इसकी जो कंडीशंस है वो कंडीशंस लेकर के आएंगे। हाँ, ये हम जानते हैं कि जो f डैश z होता है वो क्या होता है? लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल z f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z अपॉन में डेल z। ओके, ये होता है हमारा f डैश z का मान। अब यदि हम यहाँ इसे सॉल्व करें तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z। हम इस डेल z को इधर मल्टीपल कर दें, डेल z f डैश z। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस है। तो हमने क्या किया, ये जो लिमिट है इस लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक अनदर फंक्शन और हमने ऐड कर दिया एग्जैक्ट। जैसे हमने ये लिमिट यहां से हटाई तो हमने क्या किया, f डैश z के इधर एक फंक्शन हमने अप्लाई कर दिया एग्जैक्ट, और इसको हमने इक्वल लगा दिया। और ये कंडीशंस क्या बनेगी हमारी? कौन सी? डेल z टेंड्स टू 0 एग्जैक्ट टेंड्स टू 0। ओके, अब यदि हम ये कंडीशंस यहां देखें, यदि हम लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 लगाएं, एग्जैक्ट हमने 0 लिख दिया, तो लिमिट लगाते ये हमारा इधर आएगा, ये f डैश z बन गया। ये इधर आएगा तो लिमिट भी कहां होगी? इस साइड होगी। और ये हमारा फॉर्मूला इसी का पैटर्न है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो इसे आप इस टेक्निक से याद रख सकते हैं कि f डैश z का ये मान होता है। हमने दोनों साइड, एक साइड इसको एक्साई ऐड किया, डेल z को इधर लिया, लिमिट लगाएंगे, दोनों हमारे 0 होंगे। और ये फॉर्मूला हमारा इसी पैटर्न पे है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसे हम लिख सकते हैं सिंस f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z इक्वल्स टू क्या है? डेल z। और यहाँ हम लगाएंगे f डैश z प्लस एक्साई, और साथ में हम कंडीशंस लगा देंगे, डेल z टेंड्स टू 0 एग्जैक्ट टेंड्स टू 0। इसे दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। इससे पहले हम लिख देंगे कि f ऑफ z प्रांत d में परिभाषित है। f ऑफ z प्रांत d में विश्लेषिक फलन होता है यदि, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? u और v प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज है, प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, और कॉची रीमान समीकरण ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब देखो u और v हमारे फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स है। इसका मतलब ये u और v का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो u है हमारे पास में, हमें क्या चाहिए? हमें इसका परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के लिए हमने क्या किया? डेल u क्या बनेगा हमारा? u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u x y। ओके, u किसका फंक्शन होता है? x y का होगा। इसमें हम आंशिक परिवर्तन ले रहे हैं, तो वो आंशिक परिवर्तन हमारा ये होगा, x में हमने थोड़ा सा चेंज किया, x प्लस डेल x, y प्लस डेल y, इसमें हमने माइनस किया u x y को। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस u x y प्लस डेल y। ओके, ये हमने एक साथ लिया। और नेक्स्ट हमने लिया माइनस u
एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई। क्या किया हमने यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस किया और प्लस किया यहां, तो यहां हमने माइनस इसके साथ में ले लिया और जो हमने प्लस किया है वो प्लस हमने इसके साथ ले लिया। यहां हमारे पास में ये वैल्यू यहां दोनों ही हमारे माइनस में आ गए, तो यहां प्लस आ जाएगा। ओके, ये हमारी कंडीशंस आ गई, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का है हमारा, ये माइनस का और ये हमारा प्लस का। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां हम देखें, यहां x और y दोनों में एक साथ परिवर्तन हो रहा है, हमें केवल किसी एक में परिवर्तन लेना है एक साथ, ताकि हम उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सके। अब यहाँ कंफर्टेबली हमें दिख रहा है कि यहाँ y प्लस डेल वाई तो एज इट इज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। किसमें परिवर्तन हो रहा है? केवल x में। तो इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो डेल यू डेल x लिखेंगे हम। यहाँ हमारा x एज इट इज है, y में चेंज हो रहा है, तो यहाँ डेल यू डेल y आएगा। तो इसे दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, क्यों किया हमने? ताकि किसी एक को एज इट इज और दूसरे में हम परिवर्तन देख सके। अब जो हमने f ऑफ z के लिए फॉर्मूला लिया है, ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है कि u और v भी कैसे है, आंशिक अवकलनीय है, तो ये भी हमारे पास में कंडीशंस फॉलो करेगा। तो यहां बनेगा हमारे पास में u, क्या बन जाएगा हमारे पास में? u x प्लस डेल x y प्लस डेल y माइनस, हम इसका एक फंक्शन ले लेंगे u x y प्लस डेल y। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? किसमें चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है हमारा x के अंदर। ओके, जिसमें चेंज हो रहा है वो यहां आएगा डेल x, जिसमें चेंज हो रहा है वो यहां आ जाएगा। और यहां क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या दिया हुआ है? ये प्रथम कोटि का आंशिक दिया हुआ है, तो यहां आएगा डेल यू डेल x प्लस यहां ले लेंगे हम एक्साई पर, यहां क्या लेंगे हम? एक्साई पर। ओके, क्लियर है? यहां डेल z आ रहा है, z में परिवर्तन है, यहां डेल x ले रहे हैं, x में परिवर्तन है, यहां दो का फंक्शन है एक्स वाई का, तो डेल यू डेल एक्स हमने अप्लाई किया और एक कांस्टेंट हमने एक्साई वन ले लिया, और ये होगा हमारा डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एक्साई वन टेंड्स टू जीरो। ओके, ये हमने नेक्स्ट लिया, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही हम इस की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? u x y प्लस डेल y माइनस यू एक्स वाई इक्वल्स टू, यहां देखो किसमें चेंज हो रहा है? यहां y में चेंज हो रहा है, जिसमें चेंज होगा वो यहां आएगा डेल y, और ये बनेगा हमारे पास में डेल u, जिसमें चेंज हो रहा है उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, प्लस हमने x के अंदर एक्साई लिया है तो y में हम एक्साई से दूसरा ले लेंगे, यहां हम ईटा ले लेंगे। ओके, और यहां जो कंडीशन होगी वो कंडीशन होगी हमारी डेल y टेंड्स टू जीरो और ईटा वन टेंड्स टू जीरो। इसे दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है? अब हमें मान किसका चाहिए? डेल u का मान चाहिए। तो डेल u का मान निकालने के लिए हमने इक्वेशन थर्ड और 4 की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में रखी, तो डेल u का मान क्या आया हमारा? ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमारा इक्वेशन थर्ड है, तो डेल x डेल u डेल x प्लस एक्साई वन। ओके, ये हमारे पास में इसका मान आ गया, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट का मान ये है डेल y डेल u डेल y प्लस ईटा वन। ओके, अब हम इनको, ये है हमारे पास में डेल x का और ये हमारे पास में डेल y का, यहाँ डेल u डेल x है, डेल u डेल y है, तो कोई नहीं, यहाँ आप कंडीशंस अप्लाई कर दो। डेल x टेंड्स टू जीरो डेल y टेंड्स टू जीरो एक्साई वन टेंड्स टू जीरो ईटा वन टेंड्स टू जीरो। इसे दे दो आप नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली
सिमिलरली आप डेल यू के लिए निकाला, ऐसे ही प्रोसेस करके हम डेल वी के लिए भी तो निकाल सकते हैं। वो भी हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, डेल एक्स, यहाँ यू का चेंज होके क्या बनेगा, वी डेल एक्स प्लस कांस्टेंट हम चेंज कर देंगे, यहाँ एक्साई 1 लिया है तो यहाँ एक्साई 2 ले लेंगे, डेल वाई, यहाँ v का बनेगा हमारा u का v बन जाएगा, और इसे भी हम चेंज कर देंगे ईटा 2, कंडीशन आएगी डेल x टेंस टू 0, डेल y टेंस टू 0, एक्साई 2 टेंस टू 0, ईटा 2 टेंस टू 0, इक्वेशन नंबर 6। ओके, ये सिमिलरली करके हमने डेल v की वैल्यू निकाल ली। अब हम जानते हैं क्या, सिंस जो w होता है वो होता है हमारा f ऑफ z, और इसे लिखते हैं हम u x y प्लस आयटा v x y, इंप्लाइज करके जो डेल w होगा, डेल w क्या होगा हमारा, डेल u प्लस आयटा डेल v। ओके, ये हो गया हमारा डेल w का मान, u में चेंजेस, v में चेंजेस, इसे देंगे हम इक्वेशन 7। अब डेल u और डेल v का मान 5 और 6 से हम 7 में रखेंगे तो हमारे पास डेल w का मान आएगा, डेल w इक्वल्स टू, ये रूल होता है f ऑफ z, इसको हम w के इक्वल में मान के चलते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में, दोनों को हमें ऐड करना है, तो u तो हमारा ऐसे कैसे, और v को हमें आयटा से मल्टीपल करके ऐड करना है, तो यहां हम देखें डेल x हम यदि एक साथ लें तो डेल x के साथ हमारे पास में क्या आया, डेल x के साथ यहां हमारे पास में डेल u डेल x आ गया, और ये आयटा, एक काम करो आप इसको एक बार एज इट इज लिख लो, फिर आगे हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये है डेल x डेल u डेल x प्लस एक्साई 1 डेल y डेल u डेल y प्लस ईटा 1। अब इस पूरी वैल्यू को हमें आयटा से मल्टीपल करना है, तो प्लस आयटा डेल x डेल v डेल x प्लस एक्साई 2 प्लस आयटा डेल y डेल v डेल y प्लस ईटा 2। ओके, ये हमने डेल w की वैल्यू ले ली। अब हम डेल x और डेल y को एक जगह ले रहे हैं, तो ये बनेगा डेल x हमने कॉमन लिया, तो यहां से है हमारे पास में डेल u डेल x, और डेल x हमारा कहां है, ये रहा, प्लस आयटा डेल v डेल x। ऐसे ही हम डेल y को ले, डेल y यहां बनेगा हमारे पास में डेल y में डेल u डेल y, यहां डेल y ये रहा हमारा, प्लस ये आयटा, और ये बनेगा डेल v डेल y प्लस, अब यहां हम देखें ये है हमारे पास में डेल x एक्साई 1, यहां डेल x, तो हम अब जो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स में भी हम डेल x को कॉमन ले रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में यहां से एक्साई 1 प्लस आयोटा एक्साई 2, ऐसे यहां बनेगा डेल y यहां बनेगा हमारा ईटा 1 प्लस आयोटा ईटा 2। ओके, ये हमारे पास में इसकी कंडीशन आ गई, इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 8, या इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारे पास में इक्वल्स टू डेल w इक्वल्स टू चल रहा है हमारा डेल x, यहाँ x है तो इसको आप एज इट इज रहने दो, डेल u डेल x प्लस आयटा डेल v डेल x प्लस डेल y, यहाँ जो वैल्यूज है इसे आप x में चेंज करेंगे, ये डेल u डेल y है, डेल v डेल y है, इसे आप x में चेंज करेंगे, और x में
x का और y में चेंज करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपकी कॉची रीमान समीकरण। और ये कह रहा है कि कॉची रीमान समीकरण तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ कॉची रीमान समीकरण यूज में ले। तो ये है हमारे पास में कॉची रीमान समीकरण क्या होती है। कॉची रीमान आपने u को और v को दो बार लिख दिया, u पहले, x पहले, v बाद में, y बाद में, u पहले बाद का पहले का माइनस, ये कॉची रीमान समीकरण है। अब तक याद हो गई होगी आपके। तो यहां हमें यूज करना है डेल u डेल y का मान। तो डेल u डेल y यहां है, x में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का डेल v डेल x, माइनस का डेल v डेल x, और डेल v डेल y यहां है, इसकी जगह आएगा हमारा प्लस का आयोटा डेल u डेल x। अब ये भी हमारा x में चेंज हो गया। आगे हमारा डेल x है, xi1 प्लस आइटा xi2 कांस्टेंट है, तो हमने इनको कांस्टेंट मान लिया। डेल y, इसको भी हमने कांस्टेंट मान लिया। और यहां हम अप्लाई कर देंगे, क्या, xi1 प्लस आइटा xi2 इक्वल्स टू xi, और eta1 प्लस आइटा eta2 इक्वल्स टू eta। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों साइड, ये डेल x है डेल y है, यहां भी हम इसी पैटर्न में लाना चाहते हैं। तो डेल u डेल x है, यहां आयटा है, यहां नहीं है, तो हमने क्या किया, ये ब्रैकेट हमारा इसी पैटर्न पे आ जाए तो हमने थोड़ा सा एडजस्ट और कर दिया इसमें। वो एडजस्ट क्या किया हमने ये एडजस्ट किया कि ये डेल y है, माइनस है, उसको हम जानते हैं कि आयटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये हमारा प्लस में आ गया, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव। और आयटा डेल u डेल x को हमने एज इट इज रहने दिया। ये डेल x xi, ये डेल y eta। अब हमने क्या किया, यहां से हमने आयटा कॉमन लिया, तो डेल x डेल u डेल x आयटा डेल v डेल x, ये आयटा कॉमन लेंगे, आयटा जाएगा, डेल y ये पहले लिख देंगे और इसका आयटा के साथ बाद में लिख देंगे। ये बना हमारा डेल x xi डेल y eta। ओके, अब देखो ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर, तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, डेल u डेल x आयटा डेल v डेल x, डेल x प्लस आयटा डेल y, प्लस यहां से डेल x xi, यहां से डेल y eta। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब ये डेल w है हमारे पास में। अब हमने क्या किया, दोनों साइड हमने डेल z का डिवाइड कर दिया। जैसे हमने डेल z से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई डेल u डेल x आयटा डेल v डेल x, यहां है डेल x आयटा डेल y। इसमें हम जैसे ही डेल z का डिवाइड कर रहे हैं, यहां बनेगा डेल x डेल z xi, यहां डेल y डेल z eta। हम जानते हैं क्या कि जो डेल z है वो डेल x प्लस आयटा डेल y के इक्वल होता है। तो ये बना हमारा डेल u डेल x डेल v डेल x। ये हम इसकी जगह डेल z लिख सकते हैं, नीचे भी हमारा डेल z आ गया, डेल x डेल z xi डेल y डेल z eta। डेल z से डेल z कैंसिल हो जाएगा, डेल u डेल x आयटा डेल v डेल x, और ये बन गया हमारे पास में डेल x डेल z xi डेल y डेल z eta। ये वैल्यू आ रही हमारी डेल w अपॉन में डेल z की। ठीक है,
अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकालें तो जो इक्वेशन है वो देखना आप कौन से सीक्वेंस में चल रहा है। इसे हम ए इक्वेशन दे देते हैं, आप उसके नेक्स्ट इक्वेशन इसको डाल देंगे। अब यहाँ हम देखें ये हमारे पास में एक यूनिक वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ लिमिट है ही नहीं। यहाँ हमारे पास में लिमिट है del z टेंड्स टू 0, तो इसका हम अलग से मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ जो del x है, del x और ये जो del z है, तो del x का जो मोड हम लेंगे वो लेस एंड इक्वल होगा किसके, del z के मोड के, एंड del y का जो मोड हम लेंगे वो लेस एंड इक्वल होगा del z के मोड के। क्यों? क्योंकि del z में del x भी आता है और del y भी आता है। यदि हम del z का मोड लेंगे तो वो आएगा del x का होल स्क्वायर प्लस del y का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये दोनों के स्क्वायर है तो ग्रेटर एंड इक्वल 0 होंगे, तो इसका मान यदि 0 है तो इक्वल आ जाएगा del x del में, और यदि इसका मान 0 के अलावा है तो हमेशा ये वैल्यू इस del x से ग्रेटर देन होगी। इसका मतलब del x del z का यदि हम मोड लें तो वो लेस एंड इक्वल आएगा, इधर del z लेंगे तो 1, ऐसे del y del z का मोड हम लेंगे वो लेस एंड इक्वल आएगा 1 के। अब यदि हम यहाँ कंडीशंस अप्लाई करें तो हमने क्या किया, ये जो मोड है del x del z xi प्लस del y del z ईटा, देखो मोड में ही हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इमेजिनरी नंबर में कोई दो इमेजिनरी नंबर एक दूसरे से ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, इक्वल हो सकते हैं यदि रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे इक्वल हो। तो कंपेयर करने के लिए हमें मोड लेना पड़ेगा क्योंकि मोड लेते ही रियल में चेंज होते हैं और रियल नंबर में हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका हम मोड लेंगे तो ये हमेशा लेस एंड इक्वल होगा del x del z के मोड के, xi के मोड के, और del y del z के मोड के और ईटा के मोड के। अब देखो यहाँ जैसे हम कंडीशंस लेते हैं तो हमने हमेशा जो कंडीशंस ली है उस कंडीशन में हमने क्या माना है, xi1 xi2 ईटा1 ईटा2 टेंड्स टू 0 है, उस कंडीशन में ये xi टेंड्स टू 0 होगा, ईटा भी हमारा 0 होगा। तो जैसे हमने ये कंडीशन यहाँ अप्लाई की तो ये बना हमारा इक्वल्स टू 0 एज xi टेंड्स टू 0 ईटा टेंड्स टू 0, क्योंकि ये वैल्यू 1 से लेस देन है इसका मतलब एक फाइनाइट नंबर है, ये भी 1 से लेस देन है इसका मतलब फाइनाइट नंबर है, ये इंफिनिटी पे नहीं जा रहा। और कोई भी फाइनाइट नंबर यदि 0 से मल्टीपल होती है तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 ये 0 ये फाइनाइट तो 0 बन गया, इसका मतलब इसका जो मोड है वो मोड हमारा 0 आ गया। और ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का मोड हम लेते हैं वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 होता है, मोड x ग्रेटर एंड इक्वल 0। ये 0 तभी होगा जब x खुद 0 हो। इसका मतलब del x del z xi प्लस del y del z ईटा ये हमारा 0 होगा एज xi टेंड्स टू 0 ईटा टेंड्स टू 0, और ये दोनों टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब del z हमारा टेंड्स टू 0 होगा। तो जैसे हमने यहाँ लिमिट लगाई तो लिमिट del w del z टेंड्स टू 0 ये बनेगा हमारे पास में del u del x प्लस आयटा del b del x। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, w बराबर f ऑफ z इक्वल्स टू u x y प्लस आयटा v x y, और यहाँ ये w है, इसका हम z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो del w अपॉन में del z लिमिट लगाएंगे वो किसके इक्वल आएगा, हमारा f डैश z के, और इसका मान आ गया del u del x del v del x। और यदि हम थ्योरम्स का स्टार्टिंग देखें तो थ्योरम का स्टार्टिंग कह ही ये रहा है कि u और v फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव हैं। इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेंगे, और एग्जिस्ट करेंगे तो कभी भी इनफाइनाइट नहीं आने वाले,
इसका मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू होगी और फाइनाइट वैल्यू के साथ में यूनिक वैल्यू भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है। तो यूनिक वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएबल है और डोमेन में डिफाइंड भी है, क्योंकि u और v डिफाइंड है, इनके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो ये कंप्लीट डिफाइन होगा। तो f ऑफ z डिफाइंड भी है, डोमेन में डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफाइन है, डिफरेंशिएबल है, यही तो विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब f ऑफ z एक विश्लेषिक फलन होगा। ओके, तो ये थ्योरम एक दो बार देखना, इस चैप्टर की सबसे है अपने पास में कॉम्प्लिकेट थ्योरम मानी जाती है। तो सबसे कॉम्प्लिकेट थ्योरम है, फिर भी इसको काफी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। समझ में आ गई होगी, नहीं तो एक दो बार आप और इस वीडियो को रिवाइज करके देखना, आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो उसकी कोशी रीमान समीकरण है, उसकी हमने कार्टेशियन फॉर्म देख ली। अब हम उसको पोलर फॉर्म में क्या होगा उसको कंप्लीट हम वेरीफाई करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक कोशी रीमान समीकरण का कार्टेशियन फॉर्म हमने देख लिया था, अब हमें पोलर फॉर्म में चेंज करवाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 और राजस्थान यूनिवर्सिटी 17 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोशी रीमान समीकरण को ध्रुवीय रूप बोलते हैं हम, पोलर फॉर्म। ओके, तो कोशी रीमान समीकरण को ध्रुवीय रूप में आपको चेंज करना है। इसका मतलब कार्टेशियन तो है आपके पास में, कार्टेशियन का यूज करके उसका पोलर फॉर्म में क्या वैल्यू आएगी वो हमसे वेरीफाई करवा रहा है। तो किसी भी कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इसे हम x अक्ष और इसे हम y अक्ष लेते हैं, इतना हम सब जानते हैं। इसके ऊपर हमने कोई एक पॉइंट P लिया जो इस x अक्ष के साथ थीटा कोण पे है और O से P की डिस्टेंस हमने r मान ली। ओके, अब हमने क्या किया, इस P पॉइंट से x अक्ष और y अक्ष के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिए। तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा r है। तो एक तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, एक हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम ये जो ट्राइएंगल है OP, इसे हम Q नाम दे दें, इसे हम R नाम दे दें। तो ये जो PQ है, PQ क्या है, इसका लंब है, परपेंडिकुलर है। तो ये कर्ण और लंब में क्या रिलेशन होगा हमारा, हम लाल बटा कक्का फॉर्मूला से इसका यूज करें तो ये हमारा लंब, ये हमारा कर्ण। ओके, तो लंब और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, साइन देता है। तो साइन थीटा का मान PQ अपॉन में R, कर्ण ये तो यहां से PQ का मान क्या आया, R साइन थीटा। ओके, तो ये जो PQ है इसका मान आ गया R साइन थीटा। इसी प्रकार आधार और कर्ण में क्या आ जाएगा हमारा R कोस थीटा। अब ये किसके ऊपर है, ये x अक्ष के ऊपर, तो इतनी डिस्टेंस हम x मान सकते हैं। और ये किसके ऊपर है, y अक्ष के ऊपर, तो इसको हम y मानते हैं। तो हमारे पास में x का मान आ गया r कोस थीटा, y का मान आ गया r साइन थीटा। तो जब भी हमें कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना हो तो हम x की वैल्यू ये लेंगे, y की वैल्यू हम ये लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको पोलर में चेंज करना है। तो हमने x इक्वल्स टू r कोस थीटा, y इक्वल्स टू r साइन थीटा और इसका फर्स्ट दे दें, इसे हम सेकंड दे दें। अब फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहां बनेगा x स्क्वायर, यहां बनेगा y स्क्वायर इक्वल में यहां r स्क्वायर, यहां कोस स्क्वायर थीटा, यहां भी r स्क्वायर आएगा, यहां साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा हमारा r स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमारे पास में क्या वैल्यू आई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। और नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड कर दिया। तो ये बना हमारा
y बाई एक्स इक्वल्स टू आर से आर कैंसिल हो गया, साइन बटा कोस बनेगा टेन थीटा, तो थीटा का मान आ गया टेन इनवर्स y बाई एक्स। थीटा का मान क्या आ गया हमारा, टेन इनवर्स y बाई एक्स। इसे हम इक्वेशन 4 दे दें। अब यहां हमारे पास में r में x y में रिलेशन आ गया और थीटा और x y में हमारे पास में रिलेशन आ गया, तो यहां जो कार्टेशियन फॉर्म में है कॉची-रीमान समीकरण, और कॉची-रीमान समीकरण क्या होती है हमारी, कॉची-रीमान समीकरण होती है हमारी डेल u डेल v डेल u डेल v, u पहले x पहले v बाद में y बाद में, u पहले y बाद में v बाद में x पहले तो माइनस। ये हमारी कॉची-रीमान समीकरण होती है, इसे हम इक्वेशन 5 दे देंगे। अब यहाँ ये जो डेल u डेल x है, हम जानते हैं कि जो u है वो किस किस का फंक्शन होता है, x और y का फंक्शन होता है, तो डेल u डेल x है और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, इसको हमने r और थीटा में चेंज किया है। इसका मतलब ये जो डेल u डेल x होगा ये किसके इक्वल होगा, डेल u डेल r इंटू डेल r अपॉन में डेल x, डेल u डेल थीटा डेल x। ये हम फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके कि यदि कोई फंक्शन r थीटा में है और हमें डेल u डेल x निकालना है, तो उसे हम डेल u डेल r डेल x लिखते हैं, डेल u डेल थीटा डेल x लिखते हैं। तो ये आया हमारे पास में डेल u डेल x का मान, इसे दे दें हम इक्वेशन नंबर 6। अब हमें मान किसके चाहिए, हमें r का x के रेस्पेक्ट में चाहिए, थीटा का x के रेस्पेक्ट में चाहिए। ऐसे ही हम डेल u डेल y निकालेंगे तो y के रेस्पेक्ट में चाहिएगा। तो हमने क्या किया, हमने r का x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ से थीटा का भी x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि हम एक साथ लिख सके। तो यहाँ हमने क्या किया, इस समीकरण 3 से हमने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, तो ये बना 2x 2r डेल x। तो यहां से डेल r डेल x का मान क्या आ गया हमारे पास में, x अपॉन में r। और देखो हमें चेंज किस में करना है, पोलर में। इसका मतलब x और y तो आना ही नहीं चाहिए, तो इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा अपॉन में r क्या बनेगा हमारा, cos थीटा। ऐसे ही हम डेल r डेल y करेंगे तो वो आएगा हमारा y बाई r, और y की जगह हम क्या लिखेंगे, r साइन थीटा अपॉन में r, वो बनेगा हमारा साइन थीटा। अब हम किसका निकाले, डेल थीटा का x के रेस्पेक्ट में। तो यहां से हमने डेल थीटा डेल x निकाला, तो टेन इनवर्स का क्या होता है हम जानते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब इस y अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का y बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसको कैंसिल करेगा, इसका मान है माइनस y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब y का मान है हमारे पास में r साइन थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान है हमारा r स्क्वायर। तो ये बना हमारा माइनस का साइन थीटा अपॉन में r। ऐसे ही हम डेल थीटा डेल y की वैल्यू निकालें तो ये बनेगी हमारे पास में 1 अपॉन में 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इस y अपॉन में x का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक x कैंसिल होगा, एक बचेगा हमारा, और नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस x का मान हम रखेंगे r cos थीटा और इसका मान r स्क्वायर, तो ये बनेगा cos थीटा अपॉन में r। ओके, तो इन सभी को हम इक्वेशन नंबर डाल देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7।
तो इक्वेशन 7 का हम 6 में यूज करें तो हमारे पास में डेल यू डेल एक्स का मान आएगा डेल यू डेल आर का एक्स के रेस्पेक्ट में है हमारे पास में कोस थीटा प्लस डेल यू डेल थीटा, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में है हमारे पास में थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर, इसे दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 8। ऐसे ही हम डेल यू डेल वाई की वैल्यू निकालें, डेल यू डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, बाकी एज इट इज होंगे। तो डेल यू डेल आर और यहाँ डेल आर का y के रेस्पेक्ट में है हमारे पास में साइन थीटा, यहाँ डेल यू डेल थीटा, डेल यू डेल थीटा, यहाँ थीटा का y के रेस्पेक्ट में है हमारा प्लस का कोस थीटा अपॉन में आर, तो प्लस का कोस थीटा अपॉन में आर, इसे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 9, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 9। अब ऐसे ही हम v के लिए निकाल लेंगे तो v के लिए बनेगा हमारा डेल v अपॉन में डेल x, डेल v अपॉन में डेल x में क्या आ जाएगा, यहाँ v आएगा, यहाँ v आएगा, बाकी एज इट इज। तो डेल v डेल r और v का x के रेस्पेक्ट में, v का x के रेस्पेक्ट में है हमारा, सॉरी r का x के रेस्पेक्ट में है कोस थीटा, फिर यहाँ डेल v अपॉन में डेल थीटा, थीटा का x के रेस्पेक्ट में है माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर, इसे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 10। ऐसे ही हम डेल v डेल y का मान निकाल लेंगे, डेल v डेल y होगा हमारा, यहाँ डेल v डेल y करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा, बाकी हमारे सेम रहेंगे। तो डेल v डेल r, यहाँ r का y के रेस्पेक्ट में होगा, r का y के रेस्पेक्ट में साइन थीटा, और यहाँ हमारे पास में डेल v डेल थीटा, डेल v डेल थीटा, यहाँ थीटा का y के रेस्पेक्ट में होगा, ये होगा हमारा प्लस का कोस थीटा अपॉन में r, इसे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 11। अब हमें कोसी रीमान समीकरण 5 के अंदर हम ux vy की वैल्यू रख रहे हैं। ux है हमारे पास में समीकरण 8 और vy है हमारे पास में 11। ओके, तो समीकरण 5, 8, 11 से हमारे पास में क्या वैल्यू आई, तो समीकरण 5 के अंदर हम वैल्यू रख रहे हैं डेल यू डेल x, डेल यू डेल x हमारा ये रहा, डेल यू डेल r ये हमारा कोस थीटा माइनस डेल यू डेल थीटा ये हमारा साइन थीटा r इक्वल्स टू डेल यू डेल x इक्वल है डेल v डेल y हमारा ये रहा डेल v डेल r साइन थीटा डेल v डेल थीटा कोस थीटा बाई r, इसे दे देंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 12। ऐसे ही हम इसमें ले डेल यू डेल y, तो u का y के रेस्पेक्ट में ये रहा हमारा डेल यू डेल r साइन थीटा डेल यू डेल थीटा कोस थीटा बाई r इक्वल्स टू, यहां से है हमारे पास में डेल x का नेगेटिव, तो इसका हम नेगेटिव भी लेंगे तो ये बनेगा माइनस का डेल v डेल r कोस थीटा प्लस डेल v डेल थीटा साइन थीटा बाई r, इक्वेशन नंबर 13। ओके, अब ये हमारे पास में इक्वेशंस आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। कोस थीटा साइन थीटा से हम मल्टीपल करके ऐड करके इनको एडजस्ट करेंगे। तो एक बार हमें u r v थीटा में रिलेशन लेना है, एक बार हमें u r v थीटा में दोनों में ही रिलेशन लेंगे। तो हमें एक को कैंसिल करना है। एक को कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ हमारे पास में डेल यू डेल r है, ये डेल यू डेल r है, यहाँ कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा, ये माइनस का डेल यू डेल थीटा है, ये प्लस का है। तो हमने क्या किया,
यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, इसको हम कैंसिल करें तो हमने इक्वेशन 12 को तो कोस थीटा से मल्टीपल किया और ये माइनस प्लस है तो हमने प्लस कर दिया। 13 को हमने किससे मल्टीपल किया, साइन थीटा से, और इनको ऐड किया। तो जैसे हमने ऐड किया, ये कोस से होगा तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन से होगा तो साइन स्क्वायर बनेगा। दोनों में ही डेल यू डेल आर कॉमन होंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब राइट हैंड साइड की हम बात करें, इसे हम कोस से मल्टीपल कर रहे हैं, इसे हम साइन से, ये हमारा प्लस ये माइनस कैंसिल होगा। यहाँ डेल वी डेल थीटा हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी हमारे पास में वैल्यू बनेगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर। इसका मान 1 होगा तो हमारे पास में क्या कंडीशंस आई, डेल यू डेल आर इक्वल्स टू 1 बाई आर डेल वी डेल थीटा। तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया। नेक्स्ट रिलेशन के लिए हमने क्या किया, इस बार हम इसको हटा देंगे, तो इसको हटाने के लिए 12 को हमने मल्टीपल किया साइन थीटा से, ये प्लस तो हमने माइनस किया, 13 को हमने कोस थीटा से। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, हमारे पास में वैल्यू आएगी, इसको हम साइन से कर रहे हैं कोस से तो ये तो कैंसिल हो गया, इसे हम साइन से कर रहे हैं तो ये बनेगा माइनस का डेल यू डेल थीटा, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा। इसको साइन से कर रहे हैं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा बाई आर इक्वल्स टू, हम इसको साइन से कर रहे हैं, इसको हम कोस से कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो प्लस में आ जाएगा डेल वी डेल आर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हम इसको साइन से कर रहे हैं, कोस से कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो ये बना हमारे पास में माइनस का 1 बाई आर डेल यू डेल थीटा इक्वल्स टू डेल वी डेल आर। तो ये आ गई हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये दोनों ही हमारी कॉची-रीमान समीकरण की पोलर इक्वेशंस होती हैं। ओके, इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास में कॉची-रीमान समीकरण की पोलर या जिसे ध्रुवीय रूप बोलते हैं वो आ गया हमारा। अब इसे हम याद करने के लिए वही पैटर्न हम यूज में लें, डेल यू डेल वी डेल यू डेल वी। ओके, डेल यू डेल वी, और हम जो भी पोलर में लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जैसे ये लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर थीटा। क्या लिखते हैं, आर थीटा। कभी भी हम थीटा आर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, आर थीटा। इसका मतलब पहले आर आ रहा है बाद में थीटा आ रहा है। तो डेल यू डेल आर डेल थीटा, एक बार हमने डेल थीटा किया, एक बार हमने डेल आर किया। अब देखो ये तो सीक्वेंस में है, डेल यू डेल आर डेल वी डेल थीटा, डेल यू डेल आर डेल वी डेल थीटा सीक्वेंस में है तो प्लस, ये जैसे ही सीक्वेंस में टूटा तो माइनस, सीक्वेंस में टूटा माइनस। अब ये ऐसे याद रख लो कि आर किधर आएगा, तो आर आप ऐसे याद रखो कि देखो थीटा है ना, थीटा क्या है, गोल मटोल है। तो ये यदि हम इसके इधर तो डेल आ गया, यदि एक तरफ हम आर न लगाएंगे तो ये क्या होगा, लुढ़क के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इसको लुढ़कने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आर और इसके साथ लेते हैं। बट ये ध्यान रखना कि आर हम यहां न लेके कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 1 बाई आर, और यहाँ थीटा यहाँ है, इसको लुढ़कने से रोकना है तो ये बनेगा 1 बाई आर। अब अपन चलते हैं कॉची-रीमान समीकरण पे। तो ये डेल यू डेल आर यहाँ 1 बाई आर डेल वी डेल थीटा बन गया हमारा रूप। यहाँ हम देखें तो डेल यू डेल थीटा 1 बाई आर और डेल यू डेल आर माइनस की इधर भी लगा सकते हैं, हम इधर लगाएं इधर लगाएं, तो ये भी हमारा फॉर्म बन गया। तो कॉची-रीमान समीकरण, कार्टेशियन पोलर दोनों को याद करने की मैंने ट्रिक बता दी। आशा है इस ट्रिक को समझने के बाद आप फ्यूचर में कभी भी नहीं भूल पाओगे। और इनमें हम कंफ्यूज भी होते हैं, कौन से पे प्लस आएगा कौन से पे माइनस आएगा। तो इसे आप इस ट्रिक के साथ याद रखो।
सेकंड में ये आर भी आता है, तो आर आप थीटा को लुढ़कने वाली टेक्निक से याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे एनालिटिक फंक्शन विश्लेषित फलन की थ्योरम्स। कल हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो आए हुए होंगे वो हम इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।